साथ में आपके शिखा ठाकुर। कल का दिन जहां सीसी बैठकों का सोमवार था, तो आज का दिन बीजेपी की सियासी सर्जरी के नाम रहा। हम हरियाणा में बीजेपी की सियासी सर्जरी को तो डिकोड करेंगे ही, लेकिन फिलहाल आपको इस वक्त की बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। कांग्रेस ने आज अपनी दूसरी लिस्ट का ऐलान कर दिया है। दूसरी लिस्ट में 43 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। कांग्रेस की तरफ से मैराथन मीटिंग चली है, बैठकें चली, उसके बाद 43 उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगी है। कांग्रेस की तरफ से ये जो दूसरी लिस्ट है वो जारी की गई है। राजस्थान के जालौर से वैभव गहलोत, जो कि अशोक गहलोत के बेटे हैं, उन्हें टिकट दिया गया है। चूरू से राहुल कस्वार, जो कि हाल ही में बीजेपी से निकल करके कांग्रेस का जिन्होंने दामन थामा, उन्हें भी टिकट दिया गया है। इसके साथ ही बीकानेर से गोविंद राम मेघवाल कांग्रेस उम्मीदवार बनाए गए हैं। उदयपुर से ताराचंद मीना, झुंझुनू से ब्रजेंद्र ओला को टिकट दिया गया। भरतपुर से संजना जाटव, अलवर से ललित यादव उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से बनाए गए। जोधपुर से करण सिंह का नाम है। उदयलाल का नाम चित्तौड़गढ़ से है। असम में गौरव गोगोई को मिली जोरहाट से टिकट मिली है। उत्तराखंड के टिहरी से जोत सिंह गुनसोला कांग्रेस के उम्मीदवार बनाए गए हैं। गढ़वाल से गणेश गोंदियाल कांग्रेस के उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो 43 जो ये लिस्ट है जिसमें 43 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है, उसमें ये जो प्रमुख नाम है वो आपके स्क्रीन पर। बात करते हैं हरियाणा में आए सियासी यू टर्न की, क्योंकि कल जब प्रधानमंत्री मोदी हरियाणा के गुरुग्राम में मौजूद थे तो सब कुछ ठीक ठाक था। प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम मनोहर लाल की जमकर तारीफ की, न सिर्फ तारीफ की बल्कि अपनी दोस्ती का किस्सा भी साझा किया। लेकिन आज 24 घंटे के अंदर अंदर प्रधानमंत्री के पसंदीदा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस्तीफा दे दिया और नायब सिंह सैनी ने नए सीएम के तौर पर हरियाणा की कमान भी संभाल ली है। यानी 24 घंटे के अंदर हरियाणा की सियासत ने गजब का यू टर्न लिया और आज 24 के चक्रवर्ती में हम बीजेपी की इसी सियासी सर्जरी को डिकोड करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको हरियाणा के नए सीएम नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण की कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं। ये तस्वीर है जब नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और कई सारी अटकलें थी। 2 डिप्टी सीएम बनाए जाने की खबरें बहुत ज़्यादा सामने आ रही थी, लेकिन बीजेपी ने ये फैसला नहीं लिया और वहां कोई भी डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया है और आज नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री पद पर काबिज हो गए हैं। ये तस्वीरें ओथ लेने वक्त की आपको हम दिखा रहे हैं, जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ सीएम नायब सिंह सैनी का और राजभवन में ही ये शपथ उन्हें दिलवाई गई है। लेकिन बीजेपी की तरफ से ये बड़ा फैसला क्यों लिया गया है और बीजेपी ने अगर नायब सिंह सैनी के नाम पर मुहर लगाई है तो फिर क्यों लगाई है? कुरुक्षेत्र से बीजेपी के सांसद नायब सिंह सैनी ने आज शाम चंडीगढ़ राजभवन में हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिया। शपथ से पहले उन्होंने मंच पर मौजूद पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पैर भी छुए। इसके साथ ही कंवरपाल, मूलचंद शर्मा, रंजीत सिंह चौटाला, जयप्रकाश दलाल और डॉक्टर बनवारी लाल ने भी कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। ये 5 विधायक मनोहर लाल कैबिनेट में भी मंत्री पहले थे और इससे पहले पूर्व सीएम मनोहर लाल ने बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूटने के बाद आज सुबह 11:50 पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को अपना इस्तीफा सौंपा। इसके बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई, जिसमें नायब सिंह सैनी को नया नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक में फैसला होने के बाद 54 साल के नायब सिंह सैनी राजभवन पहुंचे और सरकार बनाने का दावा पेश किया। दरअसल नायब सिंह सैनी पूर्व सीएम मनोहर लाल के करीबी हैं और कुछ महीने पहले ही उन्हें हरियाणा बीजेपी का अध्यक्ष भी चुना गया था। हालांकि सियासी जानकारों की अगर माने तो ये लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का एक दाव है, जिसके जरिए वो एक तीर से कई निशाने साधना चाहती है। नायब सिंह सैनी के चुनाव को बीजेपी के मौजूदा ओबीसी कार्ड से जोड़कर भी देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह कांग्रेस और खास करके राहुल गांधी जातिगत जनगणना का नारा दोहरा रहे हैं, नायब सिंह सैनी को सीएम बनाना उसकी काट हो सकता है, क्योंकि नायब सिंह सैनी ओबीसी वर्ग से आते हैं और इसी तरीके से ओबीसी वर्ग से ताल्लुकात रखने वाले मोहन यादव को मध्य प्रदेश का सीएम हाल ही में बनाया गया। वहीं उत्तर प्रदेश में ओबीसी चेहरे के रूप में केशव प्रसाद मौर्य पहले से ही डिप्टी सीएम हैं, तो वहीं बिहार में इसी वर्ग से सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बीजेपी ने बनाया है, जबकि छत्तीसगढ़ में भी अरुण साव के रूप में बीजेपी ने एक ओबीसी चेहरे को डिप्टी सीएम बनाया है। और अगर हरियाणा की बात करें तो वहां सबसे ज्यादा करीब 31% वोटर ओबीसी वर्ग से हैं। ऐसे में नायब सिंह सैनी को आगे करना बीजेपी को इस वर्ग के और करीब ला सकता है। लेकिन बात सिर्फ यही नहीं है, बीजेपी के इस दाव के कुछ और मायने भी हैं।
और इसे समझने के लिए अब हम आपको हरियाणा में हुई सियासी सर्जरी की इनसाइड स्टोरी दिखाएंगे। कल पीएम ने की तारीफ। और मनोहर लाल जी और मैं बहुत पुराने साथी हैं। दरी पर सोने का जमाना था, तब भी साथ काम करते थे। आज सीएम का इस्तीफा। हरियाणा की सियासत इन 24 घंटे में गजब का यूटर्न ले चुकी है। कल जब प्रधानमंत्री मोदी हरियाणा के गुरुग्राम पहुंचे तो मंच से मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जमकर तारीफ की। न सिर्फ तारीफ की बल्कि अपनी दोस्ती का किस्सा भी साझा किया। लेकिन आज 24 घंटे के अंदर पीएम के पसंदीदा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस्तीफा दे दिया और नायब सिंह सैनी ने नए सीएम के तौर पर हरियाणा की कमान संभाली। मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। महज 24 घंटे के अंदर हुई इस उलटफेर से हर कोई हैरान रह गया। लेकिन इस सियासी सर्जरी से बीजेपी ने एक साथ कई निशाने साधे। नायब सिंह सैनी को आगे कर जहां ओबीसी वोटर्स को साधने की कोशिश की गई, तो वहीं हरियाणा की जाट पॉलिटिक्स में भी नया ट्विस्ट पैदा कर दिया गया। बीजेपी की इस रणनीति से न सिर्फ लोकसभा बल्कि उसके बाद होने वाले विधानसभा चुनाव की तस्वीर भी साफ नजर आने लगी। सियासी जानकारों की माने तो बीजेपी और जेजेपी के सियासी ब्रेकअप में दोनों ही पार्टियों के अपने अपने हित हैं, अपना अपना फायदा है। दरअसल जाटलैंड हरियाणा में जाट वोटर्स की संख्या तकरीबन 22.2% है, जबकि ओबीसी वोटर्स की तादाद तकरीबन 31%। इसी तरह एससी यानी अनुसूचित जाति के 21% मतदाता की हरियाणा की राजनीति को तय करने में अहम भूमिका है। इसके अलावा तकरीबन 8% पंजाबी, 7.5% ब्राह्मण और 5% वैश्य मतदाता भी हार जीत के लिहाज से बेहद अहम है। लेकिन इस अंक गणित में केंद्र में है हरियाणा की जाट पॉलिटिक्स और माना जा रहा है कि बीजेपी ने ये दाव इसी जाट पॉलिटिक्स को साधने के लिए चला, क्योंकि जेजेपी का जाट मतदाताओं के बीच अच्छा होल्ड है और अगर वो बीजेपी से अलग होकर के चुनाव लड़ती है तो जाट वोट बैंक में अच्छा खासा सेंध लगा सकती है, जिसका सीधा नुकसान कांग्रेस को होगा और इसे कांग्रेस भी अच्छी तरह समझती है। जो पहले सरकार जो 2019 में जो सरकार बनी थी, एक दूसरे को करके बने थे, तो स्वार्थ में ये यार बन गए थे। अब एक और समझौता है गठबंधन का, गठबंधन अलग करने का भी समझौता हो चुका है स्वार्थ में। इस सियासी ब्रेकअप के पीछे सिर्फ जाट पॉलिटिक्स ही नहीं बल्कि सीट शेयरिंग भी अहम वजह है, क्योंकि 2019 में बीजेपी ने सभी 10 सीटों पर जीत दर्ज की और पार्टी इस बार भी सभी 10 सीटों पर अपने दम पर ही उतरना चाहती थी, जबकि जेजेपी भिवानी और हिसार की 2 सीटों को लेकर के अड़ी हुई थी। वहीं बीजेपी एक से ज्यादा सीट देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। यानी बीजेपी ने ये दांव चल करके एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश की। पहली तो जाट वोट बैंक में सेंध लगाकर अपनी सियासत साधना और दूसरी चुनाव से पहले एंटी इनकम्बेंसी जैसे हालात से निपटना, क्योंकि चुनाव से पहले बड़े बदलाव न सिर्फ बीजेपी की रणनीति का अहम हिस्सा रहा है बल्कि इसका उसे फायदा भी हुआ है, क्योंकि इससे पहले बीजेपी ने चुनाव से ठीक पहले गुजरात में विजय रूपाणी को बदलकर भूपेंद्र पटेल को सीएम बना दिया था और नतीजे में उसे बड़ी जीत हासिल हुई। इसी तरह त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बिप्लब देव की जगह माणिक साहा को सीएम बनाया गया और बीजेपी दूसरी बार त्रिपुरा में बड़ी जीत दर्ज करने में कामयाब रही। यही पैटर्न उत्तराखंड में भी दिखा, जहां तीरथ सिंह रावत की जगह पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया और बदले में बीजेपी ने उत्तराखंड में भी रिकॉर्ड जीत दर्ज की। हालांकि कर्नाटक में येदियुरप्पा की जगह बसवराज बोम्मई को सीएम बनाने का बीजेपी का दांव नाकाम साबित हुआ था। फिर भी बीजेपी की इस रणनीति में जीत का प्रतिशत कहीं ज्यादा है और शायद इसलिए हरियाणा में भी बीजेपी ने अपनी इसी पुरानी रणनीति पर भरोसा जाहिर किया है। हो गई हरियाणा में सत्ता परिवर्तन की इनसाइड स्टोरी की। अब बात करते हैं हरियाणा के सियासी अंक गणित की, क्योंकि जेजेपी के जाने के बाद ये गणित बदल गया है और इस बदले हुए गणित में किसके पास क्या है ये भी आपके लिए समझना उतना ही जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी की।
हरियाणा में विधानसभा की कुल है 90 सीटें और इस लिहाज से बहुमत का जो आंकड़ा है वो है 46। अब बीजेपी के पास 41 विधायक हैं, जबकि उसे 6 निर्दलीय और हरियाणा लोकहित पार्टी के गोपाल कांडा का समर्थन भी हासिल है। ऐसे में बीजेपी सरकार के पास फिलहाल कुल है 48 विधायक, यानी बहुमत से 2 ज्यादा। वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो अगर जेजेपी विपक्ष में बीजेपी के खिलाफ खड़ी होती है तो उनके 10 विधायक हैं, जबकि विपक्ष को 1 निर्दलीय विधायक और अभय चौटाला के रूप में इनेलो के 1 विधायक का समर्थन भी हासिल है। वहीं कांग्रेस के भी 30 विधायक हैं, यानी अगर जेजेपी को मिला भी दे तो ये आंकड़ा होता है 42, यानी बहुमत से 4 अभी भी कम। इसमें भी खबरें ये है कि इस ब्रेकअप के बाद जेजेपी के कई विधायक पार्टी के संपर्क में नहीं हैं और उनका क्या रुख रहता है ये भी काफी कुछ तय आगे करने वाला है। देखिए, अब हरियाणा में भले ही बीजेपी और जेजेपी का सियासी ब्रेकअप हो गया हो, लेकिन दूसरे राज्यों में बीजेपी ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेट कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 32 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि शिवसेना शिंदे गुट को 12 सीट और 4 सीट एनसीपी अजित पवार गुट को दी जा सकती है। अब सूत्रों की माने तो शिवसेना का कहना है कि 2019 में शिवसेना के कुल 18 सांसद जीते, जिसमें 13 सांसद एकनाथ शिंदे गुट के साथ हैं, जबकि 5 उद्धव ठाकरे के साथ। ऐसे में शिंदे गुट की मांग है कि उन्हें कम से कम 13 सीट तो दी ही जाए। सूत्रों की माने तो सीटों पर सहमति लगभग बन चुकी है और जल्द ही महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार दिल्ली में बीजेपी आलाकमान के साथ बैठक करेंगे, जहां इस फॉर्मूले को आखिरी रूप दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात अब कर लेते हैं बिहार की, क्योंकि सूत्रों की माने तो बिहार में भी एनडीए के सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर सहमति बनती नजर अब आ रही है। जानकारी के मुताबिक बिहार में बीजेपी पिछली बार की ही तरह 17 सीट पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि जेडीयू को इस बार 17 की जगह 12 सीटें दी जा सकती है। तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी को 2 सीट, जीतन राम मांझी की हम को 2 सीट, मुकेश सहनी की वीआईपी को 1 सीट दी जा सकती है। तो वहीं पशुपति पारस की एलजेपी को भी 4 सीटें दी जा सकती है। लेकिन दिलचस्प बात यहाँ ये है कि सीट शेयरिंग के इस फॉर्मूले के तहत हाजीपुर और वैशाली की सीट चिराग पासवान को दी जा सकती है। हाजीपुर एलजेपी के संस्थापक रामविलास पासवान की परंपरागत सीट रही है और फिलहाल यहां से उनके भाई पशुपतिनाथ पारस सांसद हैं, लेकिन चिराग पासवान अपने पिता की सीट को लेकर के अड़े हुए हैं। तो वहीं उनके चाचा भी ये सीट छोड़ने को तैयार नहीं थे, लेकिन अब माना जा रहा है कि एलजेपी के दोनों धड़ों के बीच सहमति बन गई है और अब ये दोनों सीटें चिराग पासवान को दी जाएगी। और चलिए हरियाणा एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं। अनिल विज जो इन दिनों और आज नाराज नजर आ रहे हैं, वो इस समय गोलगप्पा खाते हुए नजर आ रहे हैं। अब से कुछ ही देर पहले हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल का स्टेटमेंट भी आया था। उन्होंने कहा कि अनिल विज बहुत जल्द गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन बहुत पुराने मित्र हैं और वो जल्द ही ठीक भी हो जाएंगे। इसी बीच ये तस्वीर अनिल विज यहाँ गोलगप्पा खाते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में उम्मीद कम से कम बीजेपी को यही होगी कि अनिल विज, अगर उनके अंदर नाराजगी है डिप्टी सीएम नहीं बनाए जाने को लेकर के, तो वो नाराजगी जल्द ही दूर हो जाएगी। तो हरियाणा में जो सियासत की टेढ़ी चाल है वो आज नजर आई और अचानक नजर आई है, लेकिन 24 घंटे के अंदर बीजेपी ने सब कुछ फिक्स कर लिया। लेकिन कहा जा रहा है कि अनिल विज नाराज है, क्योंकि आज जब ओथ सेरेमनी थी उस समय भी अनिल विज मौजूद नहीं थे। सुबह से ही अटकलें थी कि उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, लेकिन बीजेपी ने हरियाणा में फिलहाल किसी को भी डिप्टी सीएम नहीं बनाया है।